Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 13th June, so let's get started. First news is with respect to this retail inflation. Okay, all right. इससे पहले हमने जान लिया था अबाउट दी आईआईपी, हमने इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में जान ली थी। उसी तरीके से हम आज जानेंगे सीपीआई के बारे में, उसके वेरियस टाइप के इंडाइसेस के बारे में, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख लेंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके और इसमें क्या रीसेंट चेंजेस किए गए थे लास्ट टाइम जब इसका बेस ईयर रिवाइज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ एक प्लेन पेपर लेकर बैठिए प्लीज़, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे इनका कोई मतलब नहीं है। और नोट्स भी इसलिए बनाओ कि चीज़ें साथ साथ याद होती चली जाएं, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद या रात को सोने से पहले एक बार दोबारा रिवाइज़ करो एंड आपकी सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी। ओके तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम उसमें सर्विस सेक्टर को काउंट नहीं करते। ओके और अब सर्विस सेक्टर हमारा मोर देन 55% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हमारी GDP में, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं अगर, तो फिर WPI का कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरह से यहाँ पे जो CPI है यही RBI आपका यूज़ करता है फॉर डिसाइडिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। उसी पे बेस सारे इंटरेस्ट रेट लिंक होते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई जो कंट्रोल होता है वो इसी CPI के बेसिस पर होता है। ओके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, वो कितना पे कर रहा है एक स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। यानी कि हम डिमांड साइड से इन्फ्लेशन को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कंसेप्ट आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर है उसके हिसाब से कर रहे हैं। ओके सो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, CPI इंक्लूड सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा अलॉन्ग विद गुड्स। पहले मैं आपके साथ इसके सभी तरह के इंडेक्सेस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो चेंजेस किए गए हैं उस पर आएंगे। अब देखिए ये जो तीन हैं आपके, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ओके ये पब्लिश किया जाता है बाय NSO। NSO वही है जो मैंने आपको IIP के टाइम बताया था, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, फिर एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता था, दोनों को मर्ज करके बनाया गया NSO। ओके किसके अंडर में फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इन तीन के बारे में पूछा जाए, रूरल, अर्बन, कंबाइंड, ये पब्लिश किए जाते हैं बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके इसका रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, इसके बेस रिवाइज किया गया है 2024। अब ये इसका बेस ईयर होगा, इससे पहले 2012 हुआ करता था। और इसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो दिया जाएगा फूड एंड बेवरेजेस को, विल बी 36.75%। ओके अब इसमें ये जो रिडक्शन किया गया है, इसमें पहले ये 45 के अराउंड वेटेज हुआ करता था। ये क्यों किया गया है? क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस में ये माना जाता है कि प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके इनके प्राइस बहुत जल्दी सीजनल बेस पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को बास्केट में ऐड किया गया है। सिमिलरली ये जो CPI कंबाइंड है ये यूज़ करता है RBI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके इसी के लिए एक नाम और यूज़ होता है, दैट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब एक और बात याद रखिए, ये हो गया CPI कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, लेकिन अगर मैं CPI कंबाइंड में से हम फ्यूल के प्राइसेस को निकाल दें, ठीक, तो वो बन जाता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। ओके कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस को जनरली क्या माना जाता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल पे अगर प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो इसलिए फिर एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आए थे मिस्टर चिदम्बरम, कोर इन्फ्लेशन। क्लियर? तो इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं विच आर पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ओके ये याद रखिएगा, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड CPI फॉर रूरल लेबरर्स, ये पब्लिश किया जाता है बाय द लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में MCQ फॉर्म में दिक्कत देंगी, याद रखिएगा। अब इन तीनों में एक बात और याद रखिए कि ये पब्लिश तो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ओके लेकिन इन सबका बेस ईयर सेम नहीं है, डिफर है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर है 2016, जबकि एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर के लिए है 2019। ओके ये याद रखिएगा। एग्रीकल्चर लेबर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें एग्रीकल्चर में ऑपरेट करने वाले लोगों के मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। रूरल लेबर यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, तो वो जो मनरेगा वगैरह के वेजेस हैं उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग इस इंडेक्स का यूज़ करते हैं।
इंडस्ट्रियल वर्कर ये आपके डीए वगैरह यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के या वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यूज़ होता है, तो याद रखिएगा। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रूरल अर्बन कंबाइंड, कंबाइंड को ही कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइसेस निकाल देंगे तो बन जाएगा कोर इन्फ्लेशन। ओके, बेस ईयर चेंज करके 2024 कर दिया गया है। फूड एंड बेवरेजेस क्योंकि वोलेटाइल होते हैं काफ़ी, तो उनका वेटेज रिड्यूस किया गया है पहले से। ओके, इसके अलावा दूसरा लेबर ब्यूरो भी पब्लिश करता है यहाँ पर 3 तरह के इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स के लिए। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल वालों का बेस ईयर रिवाइज होना बाकी है, वो 2016 ही चल रहा है अभी, जबकि एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स का 2019 है। ओके, तो ये इन चीज़ों पर बेस्ड एमसीक्यू हम संडे को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे ये जो न्यू फ्रेमवर्क लेकर आए 2018 में, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपको नोट करना चाहिए। फर्स्ट इज, ये पूरा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि हमने जो न्यू सीरीज लाए हैं ना, ये लाए हैं टू अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। ओके, तो ये पूरा ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना कि न्यू सीरीज को हमने अलाइन कर दिया है विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इज जो बास्केट साइज है, कई बार स्टेटमेंट डाल दिया जाता है रिड्यूस हुआ है या बढ़ा है, तो यहाँ पे जो बास्केट साइज है वो बढ़ के 358 हो गया है। 358 आइटम्स, पहले 299 था। ओके, सो देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज। देन यहाँ पे न्यू कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे मॉडर्न लेवल पर अब जैसे पुरानी हो जाती है ना, जिनका आपको यूज़ नहीं है, जैसे वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, तो इन सब ऑब्सोलेट आइटम्स को फेज आउट कर दिया गया है और इनकी जगह इंक्लूड किया गया है न्यू को, जैसे मीडिया स्ट्रीमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। ओके, ये वाले पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, मीडिया स्ट्रीमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह को इंक्लूड किया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट रूरल हाउसिंग में भी जो रेंट चलता है ना, उसको इंक्लूड किया गया। पहले ऐसा कभी नहीं किया गया था। यहाँ पे रूरल एरियाज़ में भी जो रेंट वगैरह है उसको भी कवरेज दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे नए फ्रेमवर्क में से, जो मुझे लगा कि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट इज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सक्लूड की गई हैं फ्री सोशल ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट आजकल कर रही हैं। फ्री गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड वाया वेलफेयर स्कीम, okay, are excluded from the CPI since they don't involve direct out of pocket household expenditure। जैसे अगर किसी महिला को 1200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, या 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो कोई उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, तो यहाँ पर जितनी भी फ्री सर्विसेज हैं, गुड्स हो या सर्विसेज, उन सबको भी एक्सक्लूड किया गया है। ओके, अगर आपने इतना समझ लिया है तो इसमें से आने वाले दोनों टाइप के एमसीक्यूज आप हैंडल कर लोगे। इस न्यू फ्रेमवर्क पे भी इन 5 पॉइंट में से ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, और दूसरा ये जो कौन किस इंडेक्स को पब्लिश करता है और किस लिए यूज़ होता है और उनका बेस ईयर। क्लियर? सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। तो अभी तक हम इकोनॉमी में 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर चुके हैं, एक तो आईआईपी हमने कवर कर लिया था और एक सीपीआई हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कल मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्या करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कह दिया कि देखिए हम इस प्ली को डिसमिस कर रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, वो है इलेक्शन पेटिशन। आप इलेक्शन पेटिशन फाइल कर लीजिए, उसके थ्रू कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, दैट इज आर्टिकल 329B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन पेटिशन वॉज द ओनली रेमेडी अवेलेबल इन सच केसेज। तो इलेक्शन पेटिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पोस्ट पे डाल दूंगा, ठीक है, हम उसमें से कर लेंगे, इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि इलेक्शन पेटिशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पेटिशन फाइल होगी, कहीं जाके जजमेंट आएगा 6 महीने 1 साल में, और उसके बाद भी फिर ये आगे केस खींचता रहता है और ये पूरा टेन्योर ही ख़त्म हो जाएगा राज्यसभा का जो मेंबर यहाँ इलेक्ट हुआ है, बट इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस वक्त तो जो इलेक्शंस हैं हमारे इंडिया में वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ओके, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आज हमें उन पर भी बात करनी है। मुझे आपके साथ काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं इस बार इस वीक में, बट वो रह गए अभी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड पूरा का पूरा जो हमारी इससे पहले के डेवलपमेंट्स हैं, ओके, दैट इज़ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये मैंने आपके साथ लास्ट ईयर भी न्यूज़ में डिस्कस किया था, कई बार किया था, इसके पूरे की प्रोविजंस डिस्कस किए थे। ओके, तो ये मैं आपके साथ फिर से सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो हमारे काम के हैं। अब देखिए, पहले तो
यहाँ पे आइए, ये इस साल का क्वेश्चन है और मैंने इस पे इजी इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट एंड एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, यहाँ तक सही है। इन 2018 नहीं, जब मैंने आपको ये एक्ट पढ़ाया था तो उसमें हमने 10 बार बोला होगा 2016। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ये एक्ट 2016 में आया था और मैंने कई बार आपको जब ये आर्टिकल्स वगैरह भी करवाएं तो उसमें क्लियर लिखा ही होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमने आर्टिकल तैयार नहीं किया था। तो ये इजी था। सुगम्य भारत अभियान, हमारी सारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें हमें डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। बसेस, फुटपाथ, ओके, कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये स्टेटमेंट भी सही था कि ये इसी को अचीव करना चाहता है। एंड नेक्स्ट, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं हम, बिल्कुल सही है। सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस से भी जाओगे ना इसमें, तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर सकती है, बट इसमें इनका कोई काम नहीं है कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फंड सेटअप करने में काम दे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते तो भी चलो एक बार वो कन्फ्यूजन बनता, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी बोलते तो भी फ़र्क पड़ता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहीं से इसका आंसर नहीं हो सकता था। ये ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट होती है और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ टू ओनली। ओके, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही लाई करेगा, बट कई बच्चे इसको छोड़ आए थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि थर्ड स्टेटमेंट के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको हर पॉइंट पता ही होगा। चलो यहाँ पर इस आर्टिकल में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें मिले हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि इंडिया की डिसेबल्ड लोगों की पॉपुलेशन कितनी है अभी करेंटली, तो करीब ये मानी जाती है 4.5 to 6 करोड़। ठीक है, करंट पॉपुलेशन, नॉट एज पर 2011 सेंसस, करेंटली एस्टिमेट है ये। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हम डिसेबल पर्सन पे हार्डली स्पेंड करते हैं अपनी जीडीपी का 0.02%। ओके, एंड थर्ड, इसी आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, इनका कहना है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते इन लोगों में तो कोई भी देश अपनी देश की जीडीपी का 3 to 7% लॉस सफ़र करता है। ओके, क्योंकि ये लोग भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ये नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ये नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, मैं इसको सेंटर में कहीं लिखता हूँ, मैं इसको क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा अब दो चीज़ें और याद रखिएगा। आर्टिकल 41 डीपीएसपी, क्योंकि वो ये कहता है कि आपके जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके वेलफेयर का ध्यान आपको रखना होगा और उनके लिए एक प्रॉपर पेंशन सेटअप करनी होगी। और यही चीज़ सेक्शन 24 ने भी कहा अंडर दिस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट में, कि यहाँ पर उनके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी एंड पेंशन का इंतज़ाम किया जाए। अब देखिए, पेंशन के रिस्पेक्ट में कुछ बातें जानिए कि हमारे साथ पेंशन में इशू क्या है कि अलग अलग स्टेट्स, उनमें रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है। यही चीज़ें इस आर्टिकल ने हाईलाइट की है कि कुछ एक तरफ बिहार जैसे स्टेट्स हैं जो हार्डली 300 से 500 रुपये देते हैं इनको एज अ पेंशन, और वहीं कुछ दूसरे स्टेट्स हैं जो करीब 3000 से 5000 रुपये तक देते हैं पेंशन। तो पहला तो हमें इस रीजनल डिस्पैरिटी को टारगेट करना होगा, राइट। तो इसी में इन्होंने ये सॉल्यूशन बताते हुए कहा है कि इंडिया को 2 स्टेप लेने की ज़रूरत है यहाँ से। ये दोनों पॉइंट्स हम इस आर्टिकल से लेंगे और इसके बाद जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं पूरा आपको ये एक्ट कराऊंगा की प्रोविजंस के साथ, तब हम इन दोनों ही पॉइंट्स को वे फॉरवर्ड में यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज, इनका कहना है कि एक सेंट्रली मैंडेटेड, ये दोनों पॉइंट आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए, एक सेंट्रली मैंडेटेड यूनिफॉर्म बेसलाइन पेंशन अनाउंस करनी चाहिए। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बिहार में 300 दी जा रही है, कहीं पे 3000 5000 दी जा रही है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। वहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, एडिक्वेट, तो 300 और 500 कोई एडिक्वेट नहीं होता। आर्टिकल 41 खुद कहता है एडिक्वेट वेलफेयर एंड पेंशन मेजर्स लेने होंगे आपको। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक सेंट्रली मैंडेटेड यूनिफॉर्म बेसलाइन पेंशन स्टैब्लिश करनी होगी, और इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमें एक नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन अथॉरिटी बनानी होगी। पेंशन अथॉरिटी, ओके, ये स्टैब्लिश करनी होगी। ये देखिएगा सारी चीज़ें, जैसे एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस
के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर सिटीज़ में माइग्रेशन हो रहा है तो उसकी पोर्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि आप दूसरी सिटी माइग्रेट कर गए तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, और तीसरा है डीबीटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए हमें एक नेशनल लेवल पर अथॉरिटी बनानी होगी। ओके, सिर्फ इतनी सी बातें हुई है इस पूरे आर्टिकल में। सो दिस इज सम डेटा। 4.5 to 6 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पर, 0.02% जीडीपी का हम उन पे स्पेंड करते हैं, और वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी का कहना है कि अगर आप अपने लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, डिसेबल लोगों पर, तो आप अपनी जीडीपी का 3 to 7% लूज़ कर रहे हो। ओके, आर्टिकल 41 में डीपीएसपी में ये जिम्मेदारी दी गई है, और सेक्शन 24 में भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि एडिक्वेट सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड पेंशन मेजर्स लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। लेकिन पेंशन के रिस्पेक्ट में हम काफ़ी रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखते हैं, कहीं पे 300, कहीं पर 500। तो इसके लिए दो मेजर्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट इज़ कि आप एक यूनिफॉर्म पेंशन बेसलाइन बनाइए, और दूसरा नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन अथॉरिटी बनाइए जो एलिजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डीबीटी वगैरह को देखेगा। ओके, बाकी की जो प्रोविजंस हैं वो एक्ट के साथ डिस्कस करेंगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ओके, यहाँ पे वही बातें, कुछ नहीं होने वाला है इसका जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल नहीं मान रहा है, वो बॉम्बिंग करे जा रहा है लेबनान की हिजबुल्लाह के नाम पर, और इसी वजह से ईरान एग्री नहीं कर पा रहा है इसको। फिर यहाँ पर ईरान ने यूएसए का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया था, फिर यूएसए ने भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया, फिर यूएस के बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया ईरान ने, और इस तरह की चीज़ें चली जा रही हैं। ओके, बट मैं सारी कहानी आपको ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में समझा चुका हूँ, तो अभी इसमें हम नहीं जाते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, इन सब में भी कुछ काम का नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा से पहले जरा हम एक बार सुदर्शन चक्र पे आ जाएं। उस पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये इस बार का क्वेश्चन है 2026 का, और ये नीचे प्रूफ है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था रिवीजन के दौरान अगस्त 24-25 को, और मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था अंडरलाइन करके कि प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ क्रिटिकल एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है, ये सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, एंड आई टोल्ड यू कि इसका ये जो ड्वेल पर्पस है ना, यही इसको दूसरों से अलग बनाता है बाकी इनिशिएटिव से। जनरली क्या है, पहले जो बातें की जाती थी वो बातें की जाती थी कि हम अपने पार्लियामेंट वगैरह को सेफगार्ड करेंगे। ओके, मिशन सुदर्शन चक्र, इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस, यस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। अब ये याद रखिएगा कि ये ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस था, जबकि अब जो यहाँ पे हम नया बना रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा, ओके, वो इसी का बैक एंड चैनल की तरह काम करेगा, लेकिन वो डिफेंसिव के लिए काम करेगा। ओके, ये ऑफेंसिव पे ज़्यादा फोकस था, जबकि यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट कुशा की बात की जा रही है, इट विल बी मोर ऑफ डिफेंसिव नेचर। Okay, mission is being designed to enhance rapid, precise, powerful defense responses, reinforcing India's strategic autonomy. That's absolutely true, obvious true. Okay, सिर्फ प्रॉब्लम हुई बच्चों को यहाँ पर, वन ऑफ द एम ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक स्पेसेस ऑफ इंडिया बाय एन एक्सपैंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बाय 2035। अब जब प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दिया था, तब उन्होंने यही कहा था कि हम सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं, स्ट्रैटेजिक ही नहीं, हम सिविलियन एरियाज़ को भी प्रोटेक्ट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी इसलिए थी कि यूपीएससी का इस ऑल से क्या मतलब है। ओके, ऑल पब्लिक प्लेसेस में तो फिर सब कुछ ही आ जाएगा, वो तो फिर एक पार्क भी आ जाएगा, एक घर भी आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल यूपीएससी ने इंटरप्रेट किया कि हम सिविलियन चीज़ों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसने माना कि तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं यहाँ पर। ओके, सो अगेन मैनेजेबल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था कि पॉसिबल नहीं है उसको। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कुशा, फर्स्ट चीज़ इसके बारे में आप याद रखेंगे कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, एयर डिफेंस का ही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे फ़र्क है कि हम ज़्यादा कोशिश करेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल की, ताकि बाहर से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो हम उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दें, इसलिए हमें ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करनी है, जबकि सुदर्शन में हमने मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स पर ज़्यादा फोकस किया था। प्रोजेक्ट कुशा इज़ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। अब क्योंकि आजकल वॉरफेयर चेंज हो रहा है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक बैटलफील्ड में जाके लड़नी पड़ रही है, प्रिसीशन स्ट्राइक सिस्टम का दौर है। जैसे यूएसए ने कुछ न्यूक्लियर साइट पे बम्बार्डमेंट की, ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कुछ साइट से बम्बार्डमेंट की, तो इट इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। प्रिसीशन स्ट्राइक सिस्टम की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स, ऑटोनमस प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ओके, मिशन सुदर्शन चक्र की भी इन्होंने बात की यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 2025 में। इट एस्टैब्लिश मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग मिलिट्री एसेट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस द कंट्री। बस इसी वर्ड ने थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया एग्जाम हॉल में।
पर प्रोजेक्ट पूछा आपको कोई अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो इंडिजिनस है, दूसरा कि इसमें हम लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये थोड़ा डिफेंसिव इन नेचर होगा रादर दैन ऑफेंसिव। अब ये एक न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पर पूरी ईवीएम्स रखी गई थी बंगाल इलेक्शन के बाद, वहाँ पे फायर लग गई है एंड ये सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब एक बात देखिए आप कि पहले फायर लगी थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पर, उसके बाद ये फायर पहुंच गई 8 तो 9 फ्लोर पर जहाँ पर ईवीएम रखी हुई थी, जबकि फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ फ्लोर पूरी तरह सेफ़ हैं, इनमें कुछ नहीं हुआ। ओके। और इससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी सेकंड फ्लोर पर फायर के इंसिडेंट्स आए थे और उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैटर्न क्या है। डीप सीटेड बायस फॉर मेल चाइल्ड परसिस्ट इन सोसाइटी। तो अब हम लोग कितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लिया, इम्प्रूवमेंट भी कर लिया हमने रेट में, बट सच्चाई तो यही है दैट बच्चों में लड़के को लेकर एक प्रेफरेंस रहता है और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि हमारे देश में सबके पास लैंड ओनरशिप है। लैंड ओनरशिप में एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मोस्टली। ओके। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर सिर्फ बेटी होगी तो ये लैंड तो ट्रांसफ़र होकर दूसरी फैमिली में चले जाएंगी। ये सच्चाई है हमारे यहाँ की। जैसे यूएसए वगैरह की, तो वहाँ पे हार्डली 4% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, पर हमारे यहाँ मोर देन, अगर हम सिर्फ ट्रू एग्रीकल्चरिस्ट की बात ना करें बल्कि जिनके पास भी एग्रीकल्चर लैंड है, तो करीब 70% ऐसे लोग होंगे देश में जिसके पास लैंड ओनरशिप होती है एग्रीकल्चर की। ओके। तो वो कहीं ना कहीं इसी को एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए, इकोनॉमिक सर्वे में यूज़ किया गया था, मेटा सन प्रेफरेंस। ठीक है, उन्हें बेटी हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बेटा ज़रूर चाहिए एक। मेटा सन प्रेफरेंस, इस वर्ड को याद रखिएगा। ये सोलार सेल की बात है। ठीक है, जैसे एक ये पूरा पैनल होता है तो उसमें जो रेक्टेंगुलर छोटे छोटे ये सेल्स लगे होते हैं ना, उनकी बात है। तो यहाँ पे ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि सरकार ने कहा है कि आप डोमेस्टिक वाले यूज़ कीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। ओके। तो सोलार सेल कैपेसिटी इज़ ओनली अराउंड 25 गीगावाट। ठीक है, जबकि हमारी जो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है वो 50 गीगावाट से ज़्यादा है। तो और इंपोर्ट में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था 2 दिन पहले कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं सोलार सेल्स, ठीक है, यानी कि वो छोटे छोटे चौकोर वाले जो मॉड्यूल के अंदर लगते हैं, अगर हम सोलार सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इट इज़ ₹5 पर वॉट, लेकिन अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वाले करेंगे तो 13 पर वॉट। तो फिर ओवरऑल जो पैनल बनेगा यानी कि मॉड्यूल जो बनेगा उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो डबल से भी ज़्यादा है। राइट। तो या तो आप सोलार को प्रमोट कर सकते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हो। दोनों चीज़ एक साथ नहीं जा पाएंगी क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बीच में आ जाता है। ओके। देन यहाँ पे ग्लोबल में ऑयल वापस से कम हो रहा है, $88 तक आ चुका है, लेकिन कस्टमर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अभी ऑयल को लेकर सरकार ने क्या क्या किया है। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया था कि एक्साइज ड्यूटी 10% कम कर दी थी, ₹10। ठीक है, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी कंज्यूमर के प्राइस पे नहीं, इसका बेनिफिट गया था कंपनीज़ को, पीएसयू को। ओके। तो सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी की थी उसका बेनिफिट कंपनीज़ को दिया, ना कि पब्लिक को डायरेक्ट। दिस वाज द फर्स्ट मेजर। दूसरा, आप 20% इथेनॉल मिला रहे हो, लेकिन आप जो ओवरऑल कंज्यूमर को प्राइस का रिडक्शन होना था वो नहीं दे रहे, क्योंकि इथेनॉल आपको पड़ता है अराउंड ₹72 पर लीटर। ओके। जबकि पेट्रोल आप हमें दे रहे, यानी कि आप इथेनॉल जो कि कम पड़ना चाहिए वो आप हमें पेट्रोल प्राइसेस पर दे रहे हो। ओके। दैट मीन्स आप 80:20। ठीक है, लेकिन ये जो 20% आप मिला रहे हो ये भी हमसे पेट्रोल के ही रेट पे ले रहे हो, ना कि इथेनॉल का उसमें कोई रिडक्शन हुआ है। ओके, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप E85 फ्यूल भी आपने लॉन्च कर दिया दिल्ली में, और कल आपने अनाउंस किया कि हम E22, 25, 30 वालों पर क्या करेंगे, इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी इंडिया में जो अधिकांश पेट्रोल बिक रहा है वो E20 है। तो आपने 20 की तो बात ही नहीं की, आप कह रहे हो 22 वाले पर, 25 वाले पर, 30 वाले पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, बट वो तो बिक ही नहीं रहा है, अभी तो E20 बिक रहा है। ओके। तो ये तीनों मेजर तो लिए गवर्नमेंट ने, लेकिन इन तीनों में पब्लिक के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अभी डील पे कह रहे हैं कि हम बहुत क्लोज हैं अब इसको साइन करने के, तो देख लेंगे। नाटो वगैरह है तो ये सब मैं आपको प्रीलिम्स के टाइम करा दूंगा, या बीच में कभी मैं इसके, वैसे पोस्ट मैंने प्रीलिम्स के टाइम डायरेक्ट शेयर किए थे टेलीग्राम में, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। एनीवे, चलिए हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर, क्योंकि उसमें से भी कुछ काम की चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। ये सब हमने देख लिया है डील वगैरह। ओके। यहाँ पर इंडिया ने फाइनली वो जो
4 दिन में 3 अटैक हो चुके हैं उन शिप्स पर, और जिनमें इंडिया के कुछ लोगों की जान भी गई है। तो इंडिया ने यहाँ पे यूएस डिप्लोमेट्स के सामने ये कंसर्न रेज किया है कि आप इन शिप्स पे स्ट्राइक कर रहे हो विच आर एक्चुअली सिविलियन शिप्स नॉट मिलिट्री, और इसमें इंडियंस की भी डेथ हो रही है। हम आते हैं अपने काम के आर्टिकल पर। पहला है एल नीनो को लेकर। तो चलिए मैं आपको ना एल नीनो के रिस्पेक्ट में, अभी मैं पूरा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, मैं एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल आपको एक साथ ही पढ़ाऊँगा, पर अभी फ़िलहाल जो नए बच्चे हैं उनके लिए देखिए, एक है ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाली कोस्ट, ओके, जिसे हम कहते हैं हमारा वेस्टर्न पैसिफिक। दूसरा है आपका ये साउथ अमेरिकन यानी पेरू और चिली वाली कोस्ट, ओके, विच इज़ कॉल्ड एज ईस्टर्न पैसिफिक। अब अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें ना, तो यहाँ से ट्रेड विंड्स फ्लो होती हैं हमारी, तो वो क्या करती हैं, यहाँ से वाटर को ले जाती हैं अपने साथ, ओके। ये गर्म पानी जो होता है, अब हॉट वाटर क्या होता है, लाइट हो जाता है, हल्का, तो वो अपने साथ पूरा हॉट वाटर यहाँ ले जाती है, यहाँ पे इकट्ठा कर देती है और बन जाता है वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ओके, गर्म पानी। अब यहाँ पे क्योंकि पानी गर्म है, ठीक है, तो इवेपोरेट होना शुरू होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर जाके क्लाउड्स वगैरह बनाएगा और फिर बारिश कर देगा यहाँ पे, और फिर एयर जब कूल डाउन हो जाएगी तो वापस से मूव करना शुरू कर जाएगी दूसरी तरफ, और वहाँ पे सिंक करेगी, और जब सिंक करेगी तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर जोन, ओके। और जब यहाँ पे पानी मूव किया था यहाँ से, तो जब यहाँ से वार्म वाटर गया था तो नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आया था, ये कोल्ड वाटर ऊपर आया था पेरुवियन कोस्ट पे, अपने साथ काफ़ी सारी फ़िश वगैरह लेकर आया था, फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी डेवलप होती है इसलिए पेरुवियन कोस्ट पर, और इसी को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग, ओके। सो ये जो कोल्ड वाटर जब ऊपर आता है यहाँ से, क्योंकि वार्म वाटर जा चुका है, इसी को कहते हैं अपवेलिंग, और जब ये ऊपर अपवेलिंग कर रहा है तो ये जो थर्मोक्लाइन होता है ना, ये आपका ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल टाइम में। नॉर्मली ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, इस डायरेक्शन में, पुशिंग द वार्म वाटर टू द वेस्ट, यहाँ पे इकट्ठा कर देगी लाके ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशियन कोस्ट पर। दिस वार्म वाटर कॉजेज द एयर टू राइज। अब ये क्योंकि गर्म पानी है पूरा यहाँ पे, तो वेपोरेशन होगा, एयर राइज होगी, क्लाउड बनाएगी और रेन होगी यहाँ पर वेस्ट साइड पे, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साइड पर। एंड द ड्राई एयर देन डिसेंड्स। अब ये ड्राई एयर वापस जाएगी और ये डिसेंड करेगी यहाँ पर पेरुवियन कोस्ट पर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द ओशन, क्रिएटिंग ए सर्कुलेशन पैटर्न। ये होता है नॉर्मल टाइम में। अब बात आती है एल नीनो की टाइम की। अब एल नीनो में क्या होता है, ये हर 3 से 7 साल में आता है, और ये यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो होती हैं उनको वीक कर देता है। ट्रेड विंड्स यानी कि जो पानी को इस तरफ ले जा रही थी, अब ये ट्रेड विंड वीक होने की वजह से पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है, और पूरा पानी यहीं साउथ अमेरिकन कोस्ट पे इकट्ठा होकर रह जाता है। यानी कि जो वार्म वाटर का पूल बन रहा था अब वो यहीं पे बन गया है। अब ये यहीं पे बनेगा, यहीं से एवेपोरेशन वगैरह होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्लाउड बनाएगा और फिर बारिश होगी, फिर जो एयर कूल हो जाएगी वो यहाँ जाके यहाँ पे डिसेंड करेगी इधर। तो अब हुआ क्या कि बारिश हो गई यहाँ पर, और यहाँ पे आ गई ड्रॉट की सिचुएशन। अब यहाँ पे बारिश होने की वजह से, क्योंकि यहाँ से पानी हटा ही नहीं, तो जो अपवेलिंग होनी थी नीचे से वो भी नहीं हो पाई, ओके। तो जो थर्मोक्लाइन था ना वो भी नीचे ही रह गया, वो ऊपर आ ही नहीं पाया, थर्मोक्लाइन भी डेवलप नहीं होगा। तो कई बार एमसीक्यू में ऐसी स्टेटमेंट डाली जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू थर्मोक्लाइन, तो ये याद रखिएगा कि थर्मोक्लाइन ऊपर की तरफ जाता है जब अपवेलिंग होती है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे अपवेलिंग हो नहीं पाई, इसलिए थर्मोक्लाइन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। अब यहाँ पे बारिश हो गई, अपवेलिंग हुई नहीं, तो यहाँ पे फिश वगैरह आई नहीं, तो फिशिंग इंडस्ट्री भी कोलैप्स कर जाती है, और इधर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया साइड पे पूरा का पूरा ड्रॉट पड़ जाता है। सो एल नीनो वीकेंस द स्पीड ऑफ ट्रेड विंड्स रिजल्टिंग इन द लेस वार्म वाटर बीइंग पुश टू द वेस्ट, यानी कि इधर नहीं आया, इंस्टेड इट इज़ पुश टू द ईस्ट, यानी यहीं पर रह गया, टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, ये वाली। दिस अफेक्ट्स द नॉर्मल पैटर्न ऑफ राइजिंग एयर एंड रेनफॉल, और चीज़ें सारी रिवर्स हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ अगर ये चल पाए तो, ओके। दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन, आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये ट्रेड विंड्स इस पानी को ले जा रही हैं ऊपर, फिर वेस्टर्न पैसिफिक पूल बन रहा है, ऊपर बारिश हो रही है, और फिर वापस से एयर डिसेंड कर रही है कहाँ पर, अमेरिकन साउथ अमेरिकन कोस्ट पे जाके, ओके। नीचे से थर्मोक्लाइन बन रहा है क्योंकि नीचे से अपवेलिंग हो रही है, आप ध्यान से इस इमेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, सॉरी मैंने गलती से एल नीनो वाली इमेज डिलीट कर दी आई थिंक, ओके। वो मैं आपको बाद में टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, बट आप समझ गए एग्जैक्टली कि इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। बाकी हम इस पर अलग से सेशन करेंगे जब हम आईओडी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर एल नीनो आ भी जाए ना, लेकिन अगर आईओडी भी आ जाए साथ में पॉजिटिव, तो वो हमारी काफ़ी हेल्प कर देता है, वो एल नीनो के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैंने रफली बताया आपको। चलिए फ्रांस के रिस्पेक्ट में, तो ये लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको फ्रांस रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे काम आएगी एग्जाम में।
देखिए, पहले तो ये देखिए कि फ्रांस के साथ हमारे कोई डिफरेंसेस हैं क्या अभी करंटली किसी इशू पर? हाँ, एटलीस्ट 3 इशू ऐसे हैं जिन पर है। पहला है रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन वॉर को फ्रांस मानता है ओवरऑल यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। बट इंडिया इसे इस वे में नहीं देखता है, इंडिया इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहा है। दूसरा, ओपिनियन ऑन चाइना, क्योंकि इंडिया मानता है कि चाइना इज़ अ कॉन्टिनेंटल थ्रेट फॉर अस, बट फ्रांस ये मानता है कि नहीं, चाइना के साथ ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि वही इस वक्त फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो चाइना को एक थ्रेट की तरह नहीं देखता है। वैसे भी काफ़ी सारे एयर नेवल बेस हैं उसके, फ्रांस के, ठीक है। हमारे इधर रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन में, उधर फिर वो पोलिनेशिया, मोलिनेशिया, पैसिफिक ओशन में भी छोटे छोटे आइलैंड है फ्रांस के पास, इसलिए वो चाइना को उतना एंटेगनाइज भी नहीं करना चाहता है, और वो उसको एक मैरीटाइम थ्रेट की तरह तो देख सकता है कि ये जो हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ सी, ओके, उसके पर्सपेक्टिव से तो वो देखता है चाइना को, लेकिन कभी एक कॉन्टिनेंटल थ्रेट की तरह नहीं देखता, जबकि इंडिया उसे कॉन्टिनेंटल थ्रेट की तरफ से ज़्यादा देखता है। नेक्स्ट इज मिलिट्री ऑपरेशन इन अफ्रीका। अब आपको पता है कि फ्रांस की काफ़ी सारी आर्मी और पुलिस डिप्लॉय होती है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। हमने 2-3 कंट्रीज़ के इंसिडेंट भी देखे थे, क्योंकि इसी ने हिस्टोरिकली उन एरियाज़ को रूल करा है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को किया था, ओके। तो वहाँ पे इंडिया बात करता है कि सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री की मेंटेन होनी चाहिए। अब अगर उनके यहाँ पर कूप हो रहा है तो होने दीजिए, फ्रांस की आर्मी को कोई राइट नहीं बनता कि वहाँ पर किसी गवर्नमेंट का साइड ले, ओके, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो ये 3 एरियाज ऑफ डिफरेंसेस बनते हैं। अब कुछ देखिए कि क्या हमने कोई कॉपरेशन वाले एरियाज़ हैं हमारे पास फ्रांस के? बिल्कुल हैं। सबसे पहला, हमने जब इनसे 26 राफेल परचेज करे थे, अब देखिए इसमें यहाँ पर हमने 2 चीज़ें डिमांड की थी और वो दोनों सक्सेसफुली हुई भी। फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ डोमेस्टिक फ्यूजलेग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हमने डिमांड किया था और ये सक्सेसफुली हुआ भी। और इसी के साथ हमने कहा था कि ये राफेल तो ठीक है हम परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं लोकल मेंटेनेंस रिपेयर सर्विसेज का भी हमारे यहाँ सेट किया जाए, तो वो भी हुआ है, ठीक है। तो ये पहला है कि हमने राफेल भले ही खरीदे, लेकिन ये 2 चीज़ें हमने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन के लिए सेटअप की है फ्रांस के साथ मिलकर, तो ये एक सक्सेसफुल चीज़ है। दूसरा, फ्रांस के साथ टाटा और एयरबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था बिकॉज इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, ओके। तो ये दिखाता है कि सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम भी हो रहा है, और ये कर्नाटका में सेटअप की गई है, ओके। नेक्स्ट इज हमने फ्रांस के साथ ही P-75 सबमरीन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, राइट। और इसके अलावा हमने बात की कि देयर शुड बी अ ट्रायलेटरल कोऑपरेशन ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। वो इसलिए क्योंकि चाइना वहाँ जाकर जो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, और वहाँ के लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है गवर्नेंस में। अब वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो कर रहा है ना, वो कर रहा है कम्युनिस्ट मॉडल में, कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ चीज़ें हो पाएँ, और वहाँ पे चाइना का इनडायरेक्टली उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो उनको कैप्चर ना कर ले उनकी इकोनॉमी को, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर चाहते हैं कि हम मिलकर एक काइंड ऑफ को इन्वेस्टमेंट, को डेवलपमेंट करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की, ओके। देन इसके अलावा क्या हमने कोई प्रोजेक्ट और अप्रूव करें इनके साथ अभी जो बनाना चाहते हैं? तो यस, एक तो हमने लॉन्च की थी अबाउट दी होराइजन 2047 स्ट्रेटजी, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज ने बात की इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ कि जैतापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो इंस्टॉल हुआ पड़ा है कुछ वजहों से, लेकिन उसके अलावा भी हमने कॉपरेशन किया है कि हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर पर साथ में काम करेंगे इनके डेवलपमेंट पर, ओके। इसके अलावा हमने अपना UPI प्लस इनका भी एक पेमेंट सिस्टम है लायरा पेमेंट सिस्टम, हमने इन दोनों को भी इंटीग्रेट किया है। तो ये इतने कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं फ्रांस के बारे में, और ये ईजिली अगर आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, ओके। इस लेक्चर को आप इसी पर्पज़ से देखा कीजिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर, ओके, इसमें वो उसको परसीव करता है सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर, हम चाइना को देखते हैं कॉन्टिनेंटल थ्रेट, और वो देखता है उसको मैरीटाइम थ्रेट के तौर पर। मिलिट्री ऑपरेशंस इन अफ्रीका ये करता रहता है फ्रांस, जो कि हम सोचते हैं कि सॉवरेनिटी का वायलेशन है। कॉपरेशन में राफेल डील हुई, और साथ में हमने डोमेस्टिक फ्यूल गेज मैन्युफैक्चरिंग भी
हासिल किया एंड लोकल मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह भी यहीं पर सेटअप किया गया। टाटा एयरबस के साथ इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन सेटअप की गई है कर्नाटका में। प्रोजेक्ट 75 साथ में कंप्लीट किया एंड ट्राइलेटरल डेवलप कॉपरेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका टू काउंटर दी चाइना। देन प्रोजेक्ट होराइजन 2047 स्ट्रेटेजी, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टॉल है लेकिन SMR AMR पर हम लोग साथ में वर्क कर रहे हैं। UPI और लायरा को इंटीग्रेट किया है। ओके सो यहाँ पर इनके बोल बच्चन पढ़ने की बजाय बस अपना इतना देखो कि UPSC के पर्सपेक्टिव से मुझे कितना याद होना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा आंसर लिख सकूँ। ओके सो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। आई थिंक अब नीचे और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब इसके बाद मैं आपके साथ यहाँ से सिर्फ कल संडे को हम लोग एक टेस्ट करेंगे, उससे पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा 3 टॉपिक्स पर। ऑलराइट और फिर मंडे से ये सब चीज़ें उसी ग्रुप में जाएंगी जहाँ पर आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया होगा विथ जस्ट 349 रुपीज़ पर मंथ। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।